चलिए, हमने कहाँ से पढ़ना था? हमने 3 नियम किए थे और मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि प्राकृतिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत, ये सब आप ही डिस्क्राइब करेंगे, मैं आप ही लोगों से इसको डिस्क्राइब करवाऊंगी, क्योंकि आप लोग जो भी नेचुरोपैथी पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं आप लोग नेचुरोपैथी? इसके विषय में क्यों पढ़ रहे हैं, यही हमारे लिए इसमें इसके सिद्धांतों में बताया गया है कि इसका क्या फायदा है, क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो आपने कुछ सोच के नेचुरोपैथी को ज्वाइन किया है, क्या समझते हैं आप इसके बारे में, मुझे बताइए। मैंने 3 सिद्धांत पिछली बार लास्ट क्लास में करवाए थे। बताइए, पहला सिद्धांत जो है इसका फर्स्ट, उसके बारे में बताइए। सभी रोग, उनके कारण एवं उनकी चिकित्सा एक है। चोट चपेट वातावरण जन्य परिस्थितियों को छोड़कर सभी रोगों का मूल कारण एक ही है और इसका इलाज भी एक है। शरीर में विजातीय पदार्थों के संघर्ष से रोग उत्पन्न होते हैं और शरीर में उनका निष्कासन ही चिकित्सा है। क्या समझा आप लोगों ने? मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है ये। अगर ऐसे रहेंगे तो फिर मैं रीड करके चली जाऊंगी, आप लोग सिर्फ कैमरा ऑफ करके बैठे रहेंगे, तो इससे तो अपना भी टाइम खराब कर रहे हैं आप लोग। हाँ जी, देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो आमने सामने बैठ के पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है। अगर मैं भी कैमरा ऑफ करके पढ़ाऊं तो आप भी लोग कैमरा ऑन ऑफ करके बैठे रहें तो कुछ नहीं इससे वो होता। एक इंटरेक्शन जो होता है ना आमने सामने बैठ के पढ़ने का, हम भले ही दूर दूर है लेकिन कैमरे के माध्यम से हम एक दूसरे के आमने सामने बैठ के पढ़ सकते हैं, पढ़ रहे हैं तो वो ठीक लगता है। एक कांटेक्ट बना रहता है जिससे कि हमें अच्छा लगता है और प्रभाव भी पड़ता है पढ़ने का। हाँ जी, बताइए, सभी रोग और उनके कारण एवं उनकी चिकित्सा एक है। मैं चाहती हूँ कि कोई आप में से कोई रीड करे। अलका जी, आप पढ़ेंगी इसे? चलो, यस मैम। हाँ बिल्कुल, तो इतने देर नहीं लगानी चाहिए, फटाफट आगे बोलना चाहिए। मैं हर क्लास में पूछती हूँ कौन रीड करेगा, तो पढ़ा करो। चलिए, हाँ जी, इसको पहले डिस्क्राइब कीजिए, फर्स्ट नंबर को। सभी प्राकृतिक, हाँ जी, उनकी चिकित्सा एक ही है। चोट चपेट और वातावरण जन्य परिस्थितियों को छोड़कर सभी रोगों का मूल कारण एक ही है, इसका इलाज भी एक है और शरीर में विजातीय पदार्थों के संग्रह के से रोग उत्पन्न होता है और शरीर में उनका निष्कासन अच्छी नहीं है तो शरीर रोगी होगा, और गठ है उसका मतलब निष्कासन अच्छा हो रहा है तो जी हाँ जी, नेट स्लो है, आवाज भी कट रही थी। तो सभी रोग हैं उनका कारण और प्राकृतिक चिकित्सा है। हमारे देश में कई चिकित्सा पद्धतियां हैं, आप जानते हैं, होम्योपैथिक है, यूनानी है, एलोपैथिक है, प्राकृतिक चिकित्सा है। तो जो नेचुरोपैथी है उसका एक सिद्धांत है, मुख्य सिद्धांत यह है कि सभी रोगों का कारण वो एक ही मानते हैं। क्या? कि हमारे शरीर के अंदर जो विषैले विजातीय पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं वो ही रोग उत्पन्न करते हैं, उनका इकट्ठा होना ही रोगों की उत्पत्ति है। और जैसे ही वो विषैले पदार्थ हमारे शरीर से निष्कासित हो गए तो हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। आप ये जानते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के जनक कौन है, मतलब किन्होंने शुरू किया? वैसे तो हमारे भारत का इतिहास है कि बहुत पुराना, प्राचीन काल से ही हम लोग प्रकृति के साथ मेलजोल करके अपना जीवन जीते आए हैं। आधुनिक जीवन में थोड़ा बहुत बदलाव हो गया, बल्कि जो हमारा पहला जीवन था, पहले जो लोग जीते थे वो नेचर के साथ जीते थे। सुबह जल्दी उठना, शाम ढलते ही सो जाना,
तो लेकिन अब ये जो आजकल माना जाता है कि ये चिकित्सा के रूप में कहाँ से फैला, ये तो हमारा नेचर ही था, हम लोग ऐसे ही जीते थे भारत सभ्यता। लेकिन जो विदेशों में इसको चिकित्सा कैसे माना, कौन थे इसके जनक? इसके जनक डॉक्टर बेनेडिक्ट लस्ट, जिन्होंने 19वीं और 20वीं सदी में इसको समझा कि नेचर के साथ हमारा शरीर नेचर से मिलकर बना है और नेचर के साथ तालमेल बिठा के जीने से हम कई रोगों से बच सकते हैं। और उन्होंने इस चीज को एक चिकित्सा के रूप में वर्णन किया और एक चिकित्सा के रूप में जगह जगह फैलाया। और प्राकृतिक चिकित्सा उपचार शक्ति के मूल सिद्धांत की स्थापना एक और थे हिप्पोक्रेट्स, उन्होंने की, जो 2400 साल पहले। कि उन्होंने कहा कि इनका अपना मत था, इन्होंने कहा कि प्रकृति जो है वो उपचार की शक्ति है, इनका भी यही था। लेकिन वो था कि अपने अपने शब्दों में इसको इन लोगों ने डिस्क्राइब किया। विदेशों में जब इस चीज को पहचाना तो उन्होंने इसको विस्तार किया, इसे चिकित्सा के रूप में विस्तार किया। हमारे तो भारतीय की तो जीवन शैली ही थी, लेकिन विदेशों ने इसे चिकित्सा के रूप में स्प्रेड किया, फैलाया। और प्रकृति की उपचार शक्ति, और इन्होंने एक और माना हिप्पोक्रेट्स ने कि भोजन ही औषधि है। ये इन्होंने रिसर्च की कि जो हम खाते हैं उसको अगर हम सही से संतुलित आहार लें, सही मात्रा में, सब क्या खाएं ऋतु के अनुसार, तो वो क्या होगा, एक उपचारात्मक जीवन शैली, कि हमारा शरीर रोगी नहीं होगा। जब रोगी ही नहीं होगा तो फिर हम उपचार किस तरह करेंगे, तो हमारा शरीर संतुलित अवस्था में रहेगा। एक है एडोर्न जूस्ट, जिन्होंने मिट्टी चिकित्सा की मिट्टी को चिकित्सा के रूप में फैलाया। मिट्टी को चिकित्सा के रूप में इन्होंने इसका विस्तार किया कि एक मड थेरेपी है, जिसे हम आजकल मड थेरेपी के नाम से जानते हैं। लेकिन मैं फिर बार बार कहूंगी कि हम भारतीयों की जीवन शैली में ही ये सब चीजें थी, तो हमारी तो जीवन शैली थी, लेकिन उन्होंने इसे चिकित्सा के रूप में जगह जगह फैलाया। चिकित्सा के कि ये एक चिकित्सा है, ये एक थेरेपी है। फादर सेबेस्टियन क्लेव ने वाटर थेरेपी को बनाया कि जल से भी चिकित्सा की जा सकती है, जैसे मिट्टी से कर सकते हैं वैसे ही जल से ही। और भारत में इसके जनक कौन थे, भारत में कौन लेके आया नेचुरोपैथी को? ये तो बहुत इजी सा है, हम लोग नेचुरोपैथी पढ़ रहे ना, हमें पता होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था शायद, जब स्टार्टिंग में क्लास ली थी, तो भारत में प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा महात्मा गांधी ने दिया। इन्होंने 1894 में ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन की स्थापना की, जो कि पुणे में बापू भवन के नाम से भी है। भारत में प्राकृतिक चिकित्सा का समर्थन महात्मा गांधी ने किया और इसको बहुत जोर शोर से फैलाया। यद्यपि इसको एक, जैसे एलोपैथी को एक साइंटिफिक वो तरीके से हम लोग मानते हैं, वैसा दर्जा अभी तक नहीं मिल पाया, लेकिन ये अपने आप में संपूर्ण चिकित्सा है। ऋतुचर्या के अनुसार जीवन जीना, जल से हमें किस तरह का करना चाहिए, मिट्टी का हमें किस तरह उपयोग करना चाहिए, इसके बहुत सारे आयाम है। सेकंड पढ़िए अलका जी, रोग का मुख्य कारण। रोग का मुख्य कारण जीवाणु नहीं है। जीवाणु शरीर में जीवनी शक्ति के हास्य आदि के कारण विजातीय पदार्थों के जमाव के पश्चात तब आक्रमण कर पाते हैं जब शरीर में उनके रहने और पनपने लायक अनुकूल वातावरण तैयार हो जाता है। अतः मूल कारण विजातीय पदार्थ है, जीवाणु नहीं। जीवाणु द्वितीय कारण है। हाँ, अब इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आप कीजिए, इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे इसको? आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद नेटवर्क इश्यू है। यही बताया है कि जो शरीर थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू तो रहता है। हाँ जी, कोई नहीं, हाँ बोलिए, अच्छा लग रहा है, बोलिए। हाँ जी, मैम नहीं है। जीवाणु शरीर की जीवनी शक्ति के हाथ से जरूर करते हैं, लेकिन शरीर में विजातीय पदार्थों की उपस्थिति प्रथम कारण है और द्वितीय कारण है जीवाणु। विजातीय पदार्थों की उपस्थिति का मतलब तो यही है कि
शरीर में जो ये सब हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए, जिनका निष्कासन नहीं हो पाता। वो उसके कारण जो है हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होते हैं। और बाहर से अगर कोई जीवाणु, कोई वायरस अगर हमारे शरीर में चला जाता है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे लड़ नहीं पाती। क्यों नहीं लड़ पाती? क्योंकि जीवाणुओं के कारण हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। और उसको जैसे ही वो माहौल मिलता है तो वो पनप जाता है। कैसा माहौल मिलता है? दूषित वातावरण, उसके अनुकूल, जीवाणु को पनपने के अनुकूल वातावरण हमारे शरीर में मिल जाता है तो उससे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है और कोई भी विजातीय पदार्थ हमारे शरीर में नहीं है तो कितना भी जीवाणु, कितना भी वायरस हमारे शरीर को अटैक कर रहे तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको खत्म कर देती है और हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर के अंदर विजातीय पदार्थ जमा है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है तो जैसे कोई भी जीवाणु हमारे शरीर में आएगा तो वो उसको पनपने का मौका मिलेगा और वो बीमारी क्रिएट कर देगा। तो इसका पहला कारण क्या हुआ? विजातीय पदार्थ। विजातीय पदार्थ कौन से? जो हमारे शरीर में नहीं होने चाहिए। विषैले पदार्थ जो हमारे शरीर में नहीं होने चाहिए वो हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस रोग का मुख्य कारण क्या है? विजातीय पदार्थ। जीवाणु दूसरा कारण है। पहले तो विजातीय पदार्थ है ना जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो दूसरा कारण जीवाणु है। जैसे जीवाणु हमारे शरीर में जाते हैं और वो एकदम से उनको अनुकूल वातावरण मिलता है और वो फैलकर एक बड़ी बीमारी क्रिएट कर देते हैं। नंबर तीसरा, ये क्लियर है? ये 2 पॉइंट मैंने फिर से कराए, क्लियर है? तीव्र रोग चूंकि शरीर के स्व उपचारात्मक प्रयास है, अतः ये हमारे शत्रु नहीं मित्र हैं। जीर्ण रोग तीव्र रोगों के गलत उपचार और दमन के फलस्वरूप पैदा होते हैं। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा तीव्र रोग कौन से होते हैं। जो एकदम से हो जाते हैं, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, फीवर। हाँ जी जी हाँ फीवर। हाँ जी। और जीर्ण रोग कौन से होते हैं? जैसे हमें शरीर के अंदर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, हमारा शरीर अपने उपचार के लिए लड़ नहीं पाता तो हमारे शरीर का क्या होता है? तापमान बढ़ जाता है, जिसे हम बुखार आना कहते हैं। कफ जमा हो जाता है तो हम उसे, जैसे सर्दी खांसी हो जाती है, तो ये होते हैं हमारे तीव्र रोग। हम क्या करते हैं इनको ठीक करने के लिए, तापमान को, शरीर के तापमान को मेंटेन करने के लिए कि वो कम हो जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं? दवाई खा लेते हैं, पैरासीटामोल वगैरह। हमारे शरीर का तापमान तो कम हो गया, लेकिन जिसको लड़ने के लिए हमारा शरीर, जिस जीवाणु से लड़ने के लिए हमारा शरीर का तापमान बढ़ा था वो तो खत्म हो गया और जीवाणु वैसा का वैसा रहा। हमारे शरीर के विजातीय पदार्थ वैसे के वैसे रहे। तो ये धीरे धीरे बड़े रोगों में तब्दील हो जाते हैं। जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, थायराइड हो गया, हाई बीपी हो गया, ये क्या कहलाते हैं? जीर्ण रोग। जो तीव्र रोगों का दमन करने से, उनको रोकने से, उनको तो हमने टेम्परेचर को खत्म कर दिया, खांसी जुकाम की हमने दवाई खा ली, लेकिन उससे क्या हो गया? साइनस हो गया, सिर के अंदर नजला हो गया, इस तरह की बीमारी हो जाती है। ये जीर्ण रोग कहलाते हैं। जो तीव्र रोगों को बहुत टाइम तक हम रोक के रखते हैं, उनको ठीक नहीं करते, तो वो दूसरी बीमारियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट 4 पढ़िए। हाँ जी। प्रकृति स्वयं सबसे बड़ी चिकित्सक है। शरीर इस स्वयं को रोगों से बचाने व अस्वस्थता विद्यमान होती है। हाँ जी, प्रकृति सबसे बड़े चिकित्सक है। नेचर जो है, हमारे शरीर को नेचर ने ऐसा बनाया है कि जो अपनी रोगों से लड़ने की शक्ति को
खुद ही बढ़ाता रहता है, खुद ही लड़ता है, हमारा शरीर खुद को ठीक कर लेता है। हमारे शरीर में रोज इतने सारे सेल टूटते फूटते हैं, जब हम सोते हैं तो वो उनको निष्कासित करता है, यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू जो बाहर निकल जाते हैं। काफी सारी चीजें जो वेस्टेज होता है वो हमारे शरीर से निकल जाता है। तो प्रकृति ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया कि जो वो अपनी रोगों की चिकित्सा स्वयं कर लेता है। शरीर में स्वयं को रोगों से बचाने व अस्वस्थ हो जाने पर पुनः स्वास्थ्य प्राप्त करने की क्षमता विद्यमान है। ये प्रकृति ने हमें गिफ्ट दिया है कि हमारा शरीर ऐसा बना है कि अगर छोटे मोटे रोग उसके अंदर होते भी हैं तो वो उनको खुद ही उनको ठीक कर लेता है। हम जैसे अगर हम बुखार में हम दवाई ना खाएं, सिर्फ हल्का खाना या सिर्फ थोड़ा लिक्विड डाइट पे रहें 1-2-3 दिन ज्यादा से ज्यादा, तो हमारा बुखार, जिसके कारण हमारा बुखार हुआ है, हमें नहीं पता हमारा बुखार किस कारण है, लेकिन जिस भी तरीके से जो भी हमारे शरीर के अंदर विषाले या विजातीय पदार्थ जमा है वो उनके निष्कासन शुरू हो जाएगा, लिक्विड से हमारे विसर्जित हो जाएंगे वो सारे पदार्थ और हमारा शरीर पुनः स्वस्थ हो जाएगा। क्लियर है? ये क्लियर है इतना? 4th नंबर। नेक्स्ट 5th पढ़िए। हाँ जी 5th पढ़िए। हाँ जी। प्राकृतिक चिकित्सा में चिकित्सा रोग की नहीं बल्कि रोगी की होती है। हाँ, इसका क्या अर्थ हुआ? नेचुरोपैथी में जो चिकित्सा है वो रोग की नहीं होती। अब हम क्या करते हैं, बुखार हुआ तो हम किसकी दवाई लेते हैं? बुखार की। हाँ, बुखार की। लेकिन नेचुरोपैथी में क्या होता है, चिकित्सा हमारे रोगी की, उसके शरीर की चिकित्सा होती है, बुखार की नहीं होती है। कि जो उसके अंदर जो भी बीमारी है, चाहे वो बुखार जिस भी कारण से हुआ है, वो सब बीमारियां उसकी दूर हो जाती है। नेचुरोपैथी पूरे शरीर की इलाज करता है, किसी एक चीज का इलाज नहीं करता। और इससे नेचुरोपैथी करते हुए एक और बात है कि नेचुरोपैथी जब हम करते हैं तो इससे हमारे जो दबे हुए रोग है वो भी उभर जाते हैं। वो क्यों उभरते हैं? ये नहीं कि चिकित्सा बीमार करती है, वो उनकी सफाई करती है। अब सफाई करने के लिए क्या होगा, उनको उभरना पड़ेगा, वो उभरते हैं। कोई बीमारी हमें नहीं होती, लेकिन जब हम नेचुरोपैथी करते हैं तो कुछ बीमारी हो जाती है। अब अरे भाई ये क्या हुआ, मेरे को तो ये बीमारी नहीं थी, लेकिन अब ट्रीटमेंट करने पे बीमारी हो गई। ये बीमारी हमारे शरीर के अंदर जीर्ण अवस्था में पड़ी हुई थी, जैसे ही इसको सफाई कर रहे हैं, जैसे इसको मौका मिला, ये उभर गई और फिर ये ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो नेचुरोपैथी क्या करती है, एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं करती, पूरी बॉडी का, रोगी का ट्रीटमेंट करती है। कितनी अच्छी चिकित्सा है ये, कि एक बीमारी का इलाज नहीं करती, ये रोगी का संपूर्ण इलाज करती है। नेक्स्ट। प्राकृतिक चिकित्सा में रोग निदान सरलता से संभव है, किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं पड़ती। उपचार से पूर्व रोगों के निदान के लिए लंबा इंतजार भी नहीं करना पड़ता। हाँ, नेचुरोपैथी क्या है, इसमें रोग का निदान करना, रोग को खत्म करना बहुत ही इजी है। इसमें किसी आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ मरीज को ये इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, इसको ऐसा करना पड़ेगा, इसके टेस्ट कराने पड़ेंगे, ये मोटा मोटी पता चल जाता है। लेकिन टेस्टों की जरूरत है आज तो संदर्भ को देखते हुए कि हमें जल्दी पता चल जाता है। टेस्ट का एक अच्छा वो है कि हमें जल्दी पता चल जाता है कि क्या बीमारी है, किस चीज की, तो हम उस पर जल्दी काम शुरू कर देते हैं। इसमें कोई खास आडंबर नहीं करने पड़ते, सीधा सीधा खाने को ठीक किया। और हमारे जो प्राकृतिक चिकित्सा के बहुत सारे आयाम, जैसे मड थेरेपी है, वाटर थेरेपी, इनका यूज किया और रोगी को ट्रीटमेंट देना शुरू किया। साथ में प्लस क्या है, थोड़ा योग कराना, उसके शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार उसको थोड़ा योग कराना शुरू करा, तो चिकित्सा अपने आप खत्म होती शुरू हो जाती है और रोग का निदान अपने आप होता चला जाता है। लेकिन ये कब करना चाहिए, जब रोग की शुरुआत हो। ऐसा नहीं कि वो जब जीर्ण रोग बन जाते हैं तब हम ऐसा करें, तब हमें थोड़ा टाइम लग सकता है। हाँ जी, नेक्स्ट। जीर्ण रोग से ग्रस्त रोगियों का भी प्राकृतिक चिकित्सा में सफलतापूर्वक तथा अपेक्षाकृत कम अवधि में इलाज होता है। हाँ जी,
जीर्ण रोग से ग्रस्त रोगियों का भी प्राकृतिक चिकित्सा में, हाँ। अब आपने देखा होगा आपके घर में, आपके आसपास में कोई हाई बीपी थायराइड के मरीज होते हैं, डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि भाई हमें दवाई कब तक खानी है, तो उनका आसानी से ये तो सभी, ये तो लाइफ टाइम चलता है, बीपी वगैरह तो चलता रहता है, चलेगा जब तक आप हो, जब तक इसको खाना ही पड़ेगा। वो दवाई बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती। ऐसे ये फिर दवाइयां किस काम की है कि भाई रोगी को हमेशा के लिए दवाई खानी पड़ती है। बीपी और थायराइड और शुगर जैसी बीमारियां हैं, इसमें रोगी को जीवन भर दवाइयां खानी पड़ती है, प्लस परहेज भी बहुत होता है। ऐसा क्यों? लेकिन हमारे जो नेचुरोपैथी है वो कम समय में, कि अगर आपने अपना आचार विचार, आचार व्यवहार, ये सब और संतुलन, भोजन का संतुलन, ऋतुचर्या के अनुसार जीवन शुरू कर दिया, तो बहुत ही जल्दी इन रोगों का समूल निदान हो जाता है। हमें ये लाइफ टाइम नहीं करना पड़ता। हाँ जी, नेक्स्ट बढ़िए। प्राकृतिक चिकित्सा से दबे रोग भी उभर कर ठीक हो जाते हैं। हाँ जी, दबे रोग तो पहले भी आ गया था। हाँ जी, नेक्स्ट 9 इस, हाँ जी 9 पढ़िए। प्राकृतिक चिकित्सा की चिकित्सा। हाँ जी, प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक चारों पक्षों की चिकित्सा एक साथ की जाती है। अब इसको ये सोच के नहीं किया जाता, प्राकृतिक चिकित्सा ये सोचकर नहीं की जाती कि भाई हमें इसका यही पक्ष ठीक करना है। जब एक व्यक्ति का शरीर ठीक होता है तो शरीर के साथ साथ मन भी ठीक होता है। हमने पढ़ा है कई बार, ये आता है गट टू ब्रेन, हमारी आंख का संबंध सीधा हमारे मस्तिष्क से है। अगर हमारा पेट सही है, हमारा पेट हल्का है और हमारा पेट शांत है, तो हमारा मस्तिष्क भी शांत रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, हमारा मन भी अच्छा रहेगा, ऊर्जावान रहेगा। ये हो गई हमारी शारीरिक और मानसिक। जब हमारा शरीर और मन दोनों ठीक रहेगा तो हमारे निर्णय भी ठीक होंगे, हमारी कार्य क्षमता भी अच्छी होगी, जिससे कि हमारा सामाजिक और नैतिक जीवन प्रभावित होगा। बीमार आदमी क्या होता है, ज्यादातर चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका चिड़चिड़ा हो गया, काम करने को मन नहीं कर रहा, सारा दिन लेटे रहना, उससे क्या होता है उसकी सामाजिक और नैतिक स्थिति खराब होती चली जाती, क्योंकि वो किसी से बोल नहीं पाता, सोशल नहीं हो पाता, घर में परिवार में किसी से बोलता नहीं, अलग से बैठा रहना, अलग से लेटे रहना, क्योंकि मानसिक बीमारी है और शारीरिक बीमारी है। तो जैसे ही प्रकृति के अनुसार हमारे शरीर की चिकित्सा हुई तो हमारा मन भी ठीक होना शुरू हो जाता है, और मन ठीक होने से हमारी सामाजिक नैतिक स्थिति ठीक होती है। जैसे ही ये तीनों चीज ठीक हुई तो हमारे आध्यात्मिक पक्ष, जब हमारा मन बिल्कुल शांत है तो हमारे विचार अच्छे होते हैं सॉरी, विचार अच्छे होते हैं तो हम ईश्वर की ओर ज्यादा जाते हैं। किसकी तरफ जाते हैं? ईश्वर की ओर। लोग ऐसा नहीं कि दुख में जाते हैं, जब मन स्वस्थ हो, दुख में तो हर कोई जाता है, लेकिन जब मन स्वस्थ हो तब हम अगर ईश्वर की तरफ जाते हैं तो हमारा आध्यात्मिक पक्ष अत्यधिक उन्नति करता है। और जैसे इससे हमारे प्राकृतिक चिकित्सा इस प्रकार एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है। इज दैट क्लियर? क्या ये क्लियर है? 9th पॉइंट। हाँ जी, नेक्स्ट पढ़िए। 10 वाला 9th हो गया है। हाँ जी, 10 विशिष्ट अवस्थाओं का इलाज करने के स्थान पर प्राकृतिक चिकित्सा पूरे शरीर की चिकित्सा एक साथ करती है। हाँ, ये वही है जो हमने पहले पढ़ा था कि विशिष्ट अवस्थाओं का इलाज करने के स्थान पर, कि विशिष्ट बीमारियों का, अब जैसे किसी के हाथ में दर्द है तो उसका इलाज सिर्फ हाथ का दर्द नहीं होगा, जब हम इसको ट्रीटमेंट देंगे, कोई थेरेपी करेंगे तो इसका असर पूरा हमारी पूरे बॉडी पे पड़ता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा क्या करते हैं? किसी प्राकृतिक चिकित्सा, हाँ जी हाँ जी, प्राकृतिक चिकित्सा में औषधि का प्रयोग नहीं होता। प्राकृतिक चिकित्सा अनुसार आहार ही औषधि है। हाँ जी, प्राकृतिक चिकित्सा का मूल सिद्धांत है आहार से औषधम, कि आहार ही औषधि है। हमारे किचन में जो भी है, आपने अपनी दादी नानी को सुना होगा, जरा सा खाना खा लिया, अपच होगी है तो अपना अजवाइन खा लो, काला नमक ले लो, सिर में दर्द है अजवाइन काला नमक ले लो,
कहीं दर्द हो रहा है तो अजवाइन को गर्म करके उसको कपड़े में बांध के या फिर कुछ प्याज को गर्म करके कपड़े में बांध के सिकाई करने से भी हमारा जैसे दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, उसमें आराम हो जाता है। ये सब लोग आप लोगों ने भी देखा होगा अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों को ऐसा करते हुए। तो प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? आहार ही औषधि। जो भी हमारे खाने पीने की वस्तुएं हैं उनका संतुलन से खाना ही वो औषधि कहलाता है। उसमें कोई एक स्पेशल औषधि नहीं होती। हाँ जी, नेक्स्ट। गांधी जी के अनुसार राम नाम सबसे बड़ी प्राकृतिक चिकित्सा है, अर्थात अपनी आस्था के अनुसार प्रार्थना करना चिकित्सा का एक आवश्यक अंग है। हाँ, हमने प्लेसिबो थेरेपी पढ़ा था। प्लेसिबो थेरेपी क्या था कि उसको काउंसिल देना, उसका किसी ईश्वर में विश्वास करना, एक विश्वास अपने अंदर एक आत्मविश्वास जगाना कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, और इस पर यकीन रखना कि ये जो दवाई है मुझको काम कर रही है, ये भी काम करता है, जो विश्वास हो जाता है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि राम नाम सबसे बड़ी प्राकृतिक चिकित्सा है। कैसे कि ईश्वर को अगर हम किसी एक परम सत्ता को हम मानते हैं तो हमारा जो मन है वो शांत हो जाता है और हमें यकीन होता है कि हमने प्रार्थना की है तो हमारा ये काम जरूर होगा, चाहे वो हो ना हो, लेकिन हमारा मन शांत रहता है। जैसे हमारा मन शांत होता है तो हमारे शरीर में विकार भी कम उत्पन्न होते हैं, हमारे शरीर की स्थिति भी, जैसे मन हमारा खराब होता है। अब हमने कहा गट टू ब्रेन, अगर हमारे ब्रेन में उथल पुथल चल रहे तो उसका सीधा बुरा असर हमारी गट हेल्थ पर पड़ता है, हमारा गट हेल्थ डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन अगर हमारा गट हेल्थ अच्छा है तो इसका सीधा असर हमारे ब्रेन पे पड़ता है। तो जहां भी एक का सिस्टम गड़बड़ाया वो दूसरा उससे इफेक्टेड जरूर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्या ये ठीक क्लियर है? कांति जी आप क्लास में नहीं है? जी मैम है। ओके, नेक्स्ट। हाँ जी पढ़िए अलका जी। शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य का विकास। जी, शारीरिक स्वास्थ्य, जीवनचर्या तय करें। हालांकि हमारे पेशेवर जीवन में काफी अड़चने आ गई हैं और हम में से अधिकांश लोग घरों में से काम कर रहे हैं। इसके बावजूद यह जरूरी है कि हम अपने लिए एक रूटीन तय करें और उस पर कायम रहें। दिनचर्या सुनिश्चित हो तो इससे तनाव घटता है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। आपके रूटीन में बच्चों को उनकी पढ़ाई में मदद करना, खाना बनाना, घर के दूसरे काम करना और आसन, व्यायाम, प्राणायाम आदि स्वास्थ्य संबंधी उपाय भी शामिल हो तो बेहतर है। अब उन्होंने कहा स्वास्थ्य की परिभाषा में हमने पढ़ा था शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य ही एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। तो इसमें शारीरिक स्वास्थ्य क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य किस प्रकार हम शारीरिक को, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। क्या होता है कि अगर हम लगातार काम करते रहेंगे तो एक दिन, 2 दिन, हम कितना दिन लगातार काम कर लेंगे? 2 दिन, 4 दिन हम थक जाते हैं फिर बहुत। तो इसलिए हमें क्या है, दिनचर्या अपनी तय करनी चाहिए, अपना एक टाइम करना चाहिए कि हमें किस टाइम क्या काम करना है। खाना, अगर हमें खाना बनाना है तो हम सुबह सुबह उसकी अच्छे से तैयारी कर लें, कुछ चीजें बना लें, कुछ चीजें तैयार करके रख लें तो हमारा आधा काम हल्का हो जाता है। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं खाना बना लेंगे, जब खाएंगे तब बना लेंगे, तो एकदम से हमें भूख लगी तब तो हम खाना नहीं बना सकते। खाना बनाने में अप्रोक्सीमेटली आधा पौना घंटा, 1 घंटा तो लगता ही है। तो इसलिए हमें अपने जो जीवन को है उसे हमें एक रूटीन हमारा सेट बना लेना चाहिए कि हमें ये काम इस टाइम करना है। उसके बाद क्या है कि हमें, जैसे हमें ऑफिस का काम है, ऑफिस का काम हमें 9 बजे करना है तो हमें 9 बजे से पहले पहले अपने बाकी के सारे काम निपटा लेने, जिससे कि हम फ्री माइंड होके अपना ऑफिस का काम कर सकें। बच्चों को पढ़ाना है तो हमें अपने पूरी दिनचर्या में एक टाइम ऐसा निकालना जिससे कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई में भी मदद कर सके, हमारा सारा जो काम है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। अगर हमारा काम इस तरह डिस्टर्ब होगा तो हमारे मस्तिष्क, हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य पे उस पर असर पड़ता है। क्या कि हम काम कर तो नहीं पा रहे और हमें करना है,
नहीं कर पा रहे, इसका क्या होगा, इससे अजीब सा चिड़चिड़ापन, झुंझलाहट शुरू होती है। अरे हम ये काम नहीं कर रहे, हम ये काम करना था, हम ये कर नहीं पा रहे, ये ऐसा नहीं हो तो हमारा टेंशन हो जाती है, हमें मानसिक तनाव मिलता है और मानसिक तनाव से हमारी गट हेल्थ पर इसका बुरा असर पड़ता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पूरे दिन में हमें 15-20 मिनट, आधा घंटा अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए देना चाहिए। जैसे आसन हो गया है, कोई प्राणायाम, कोई एक प्राणायाम, हर व्यक्ति को कोई एक प्राणायाम जरूर करना चाहिए। एक प्राणायाम करें तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। नेक्स्ट, स्वास्थ्यकर भोजन, आगे पढ़िए। स्वास्थ्यकर भोजन करें और खाने का समय निश्चित करें। हाँ जी, स्वास्थ्यकर भोजन करें और खाने का समय निश्चित करें, ये पढ़ो मैम। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। स्वास्थ्यकर भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। चीनी युक्त पेय पदार्थों की बजाय अधिक से अधिक पानी का सेवन करें, यानी कि कोल्ड ड्रिंक और ये चाय वगैरह अवॉइड करें और पानी लें, है ना। अपने भोजन में सोडियम और नमक का उपयोग घटाएं। भोजन कम घी, तेल, बटर से पकाएं। ज्यादा फैट वाले मीट की बजाय सी फूड खाएं। ज्यादा से ज्यादा सब्जी और फल खाएं। घर पर रहने की वजह से आपके खान पान पर भी असर पड़ सकता है। शोध बताते हैं कि अनियमित और असमय भोजन करने से आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। घर पर रहते हुए आपको सलाह दी जाती है कि अपने भोजन की नियमितता बनाए रखें। हाँ जी, क्या है, स्वास्थ्यकर भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा शरीर भोजन से बनता है। हाँ जी, तो हमारा भोजन जो है वो संतुलित होना चाहिए। और चाय कॉफी का आपने बताया, चाय कॉफी ये सब चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा पानी, अपने घर पे बने हुए शिकंजी, ये सब चीज हम पी सकते हैं। नमक और सोडियम को अपने भोजन से घटाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे फैट को बढ़ाते हैं, हमारी किडनी पर बुरा असर डालते हैं। भोजन हमारा कम घी तेल में पकना चाहिए। और मीट जो लोग खाते हैं उनको सी फूड ज्यादा खाना चाहिए। सब्जी और फल, जो हमारा पका हुआ खाना है वो 3 घंटे में पचता है हमारे शरीर में। सब्जी हमारा 2 घंटे में, 1 घंटे में, हाँ 2 घंटे में, और फल जो है हमारा 1 घंटे में पचता है घर के शरीर के अंदर। तो हमें वो खाना चाहिए जो हमारे शरीर में जल्दी से पच जाए। ठीक है, पका हुआ भोजन भी हमारे शरीर में 3 घंटे में पचता है। इसलिए सब्जी और फल खाने की, कच्ची सब्जियां, सब फल खाने की सलाह देते हैं कि वो जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, उसकी अवधि कम है। हाँ जी, नींद पूरी करें। नियमित रूप से आप जितना सोते हैं उसे जरूर पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है। हम रोज के लिए सोने का एक सामान्य समय और उठने का समय तय रखें। इससे आप बेहतर रूप से नींद पूरी करेंगे और सुबह उठते हुए तरोताजा महसूस करेंगे। साक्ष्य बताते हैं कि जो लोग नींद पूरी नहीं करते उनको ज्यादा मानसिक और शारीरिक रोग समस्याएं होती है। नींद की कमी से आपकी मौजूदा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य समस्या भी बढ़ सकती है। अगर आप रात को पर्याप्त डेढ़ के लिए इन्होंने 7 से 9 घंटे बताइए नींद पूरी करते हैं, तो इससे आपकी सीखने की क्षमता, स्मृति, मूड और हृदय का स्वास्थ्य बेहतर होगा और साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बेहतर रहेगी। एक जो है 7 से 9 घंटे कहाँ मिलती है नींद। वयस्कों के लिए, जो जवान बच्चे हैं, ऑटोमेटिकली जैसे जैसे एज बढ़ती है नींद ऑटोमेटिकली कम होती चली जाती है। 7 से 9 घंटे नहीं मैम, हमें तो टाइम नहीं मिलता। 7 से 9 घंटे सोने का ही टाइम नहीं मिलता, सो तो जाए। ऐसा क्यों? रात को कितने बजे सोते हैं आप? अच्छा हाँ, घर नॉर्मल रूटीन तो 10 बजे तक है, लेकिन अगर हाँ ये है, ये होता है। हाँ जी, हाँ। और क्योंकि मुझे स्कूल जाना होता है तो मैं अपना काम निपटा करके जाती हूँ, तो सुबह जल्दी उठती हूँ, 7 बजे घर छोड़ देती हूँ। सही, ठीक है,
लेकिन लेकिन फिर भी अब क्या है, व्यस्तों के लिए तो 7 से 9 घंटे की नींद बता दी, और थोड़ा इससे थोड़ी और एज हो जाती है 30 साल के बाद के लोगों के लिए बोला 6 से 7 घंटे सोने चाहिए। लेकिन फिर भी कई बार क्या हमारा जो दैनिक रूटीन होता है तो उसमें मुश्किल से 5-5.5 घंटे सो पाते हैं, तो इससे फिर होता है हेडेक हो जाता है कई बार अपना वही गट प्रॉब्लम शुरू हो जाती है हम लोगों जो कम सो पाते हैं, नेचुरली हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, इस तरह की दिक्कतें होती हैं। तो इसमें ऐसा कुछ तो नहीं है कि जो समझाया जाए, ये क्लियर है ये वाला पॉइंट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट है योग व्यायाम। इन दिनों आप घरों में जरूर है, लेकिन सक्रिय रहना, शारीरिक गतिविधियों को जारी रखना बहुत जरूरी है। व्यायाम और योग से आपका शरीर, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर हो सकता है। अगर आपके नहीं हो तो आप बेहतर निकलकर टहल ले। अगर बाहर जाने की इजाजत नहीं तो भी कोई व्यायाम या जो आसानी से घर के अंदर कर सके, जैसे ये बैठकर खड़े होकर उछलना, दंड बैठक या पुशअप करना, या फिर घर के अंदर एक जगह पर बैठे रहने की बजाय कोशिश कीजिए कि कुछ देर अंदर सीमित जगह पर ही टहलते रहें। आप चाहे तो अपने व्यायाम में थोड़ा वजन उठाने को भी शामिल कर सकते हैं। इसके लिए अगर डंबल आदि नहीं तो पानी की बोतल या केन का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह योग को छोटे कमरे में भी किया जा सकता है। मैम ये सब कुछ लॉकडाउन के टाइम का बता रहे हैं? हाँ, लॉकडाउन के टाइम का ही है ये सब, ये जो है ये मटेरियल लॉकडाउन के टाइम का ही है कि इस तरह के अगर घर में है, क्योंकि घर से अगर बताया ना, घर से ही अगर आप काम कर रहे हैं तो कुछ समय प्रबंधन कर लेना चाहिए, जैसे कि थोड़ा काम किया, थोड़ा उठ के चल लिया, थोड़ा टहल लिया, इस तरह करते रहना चाहिए। और योग जो है वो कोई एक आसन अपनी लाइफ में जरूर करना चाहिए, तो एक आसन और एक प्राणायाम बस। अगर हम ज्यादा टाइम नहीं दे सकते तो एक प्राणायाम और एक आसन, मुश्किल से 15-20 मिनट या 15-20 मिनट लगते हैं, 5 मिनट 3 मिनट का एक प्राणायाम हो जाए और 5-7 मिनट का एक आसन, बस 10-15 मिनट का टाइम अगर हम अपने लिए निकाल दें तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। जस्ट लाइक मेडिसिन की तरह कि हम रोज कोई ना कोई गोली खाने से बजाय अगर हम इस तरह कर ले तो हमारी बहुत सारी दवाइयों से पीछा छूट जाएगा। बाहर जाने की इजाजत नहीं तो कोई व्यायाम हम घर के अंदर भी कर सकते हैं, जैसे एक जगह पे खड़े खड़े उछलना, दंड बैठक करना, पुशअप करना, और घर के अंदर एक जगह बैठे रहने की बजाय कोशिश करें थोड़ी देर बैठे हैं हम, थोड़ा ही घर के अंदर चलिए, इस कमरे से दूसरे कमरे, उधर से उधर, तो अपने घर में घूमते रहना। और जो योग है वो तो उसके लिए कोई खास ज्यादा जगह भी नहीं, बस एक छोटा सा कमरे में भी योग किया जा सकता है। ये लॉकडाउन के समय में मतलब इसका वो है, लॉकडाउन के समय में लिखा गया। हाँ जी, घर से काम करते हुए उत्पादकता बढ़ाए, और इन्होंने कुछ नुस्खे बताए मैम, जैसे घर के अंदर ही कार्य स्थल बना ले, चहल पहल करे, काम के अतिरिक्त भी समय निकाल ले, तो इसमें तो मैडम ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि जो हाँ जी, और नई हॉबी आजमाए। हाँ जी, नई हॉबी, हाँ कुछ भी हेल्दी चीज पकाए, ये सब बताया हुआ है उन्होंने। और ये भी नई हॉबी क्या है कि हम एक रूटीन करते हैं, अब थोड़ा सा समय हो गया, हम परेशान हो जाते हैं, इससे काम तो हमें करना है, जीविका के लिए हमें काम करना है, लेकिन अपने लिए, अपने मन को खुश करने के लिए, अपने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए कुछ पढ़ें, कुछ हम काम करें, कुछ हमें अब जैसे कुछ पढ़ने की आदत डाल लेनी चाहिए कि रात को सोने से पहले हमें 10-15 मिनट कुछ पढ़ लें, या फिर कुछ एक प्राणायाम कर लें, ऐसा हमें करते रहना चाहिए। या फिर कुछ लोगों को गाना सिंगिंग पसंद है तो अपना कुछ एक दो इस तरह कर लें, आजकल तो काफी सारे ऐप्स भी हैं जिन पे इस तरह लोग करते हैं। कुछ डांसिंग का है, कुछ को पेंटिंग करना पसंद है, तो अपने अपने मन को अपने लिए थोड़ा थोड़ा इस तरह का टाइम हमें जरूर देना चाहिए, जिससे कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे, और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ऑटोमेटिकली ठीक रहेगा। ऐसा कुछ तो नहीं है इसके अंदर जो मानसिक स्थिरता और स्वास्थ्य के नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कारक हैं। अच्छा, ये अगला है
सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य तब आवश्यक, यहाँ से पढ़िए। बाकी ऐसा तो कुछ नहीं जो हमें इसको क्लियर करने की जरूरत पड़े। नहीं मैम, इसमें कुछ नहीं है। सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य तब आवश्यक होता है जब हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, तनावपूर्ण स्थितियों से निपटना पड़ता है और अपने आसपास के अन्य लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ती है। यह हमारे समग्र स्वास्थ्य के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए हमें इस बीमारी को दूर रखने और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने के लिए इसके बारे में और जानना चाहिए। तो इन्होंने फैक्ट बताए मैम, कारक है ना, मानसिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य को नकारात्मक प्रभावित करने वाले कारक हैं। हाँ, तो क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं तो चिड़चिड़ा जाते हैं, एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, तो ये हमारा मूड, जो कहते हैं मूड स्विंग करता है। हमारा अपना मूड कैसे कंट्रोल होगा? हम सोचे कंट्रोल कर रहे हैं, सिर्फ सोचने से कंट्रोल नहीं होगा, हमें कुछ एक्टिविटीज करनी चाहिए। जैसे कि ये पहले बताया था कि कुछ पढ़ने की आदत डालना, कुछ सुनना, म्यूजिक सिंगिंग करना, कुछ पेंटिंग करना और खाना बनाना। इस तरह अपने आप को थोड़ा सा अपने लिए अलग से अच्छा करने के लिए हमें ये करना चाहिए। अब इन्होंने मानसिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से जो प्रभावित करते हैं वो वाले कारक हैं ये मानसिक स्वास्थ्य को। ठीक है मैम? हाँ जी, हाँ, नकारात्मक वाले पिछला आघात, दुर्व्यवहार या उपेक्षा, दीर्घकालीन और गंभीर तनाव, सामाजिक अलगाव, अकेलापन, वियोग, भेदभाव, लंबी अवधि की शारीरिक स्थिति, सामाजिक कमियां, गरीबी या महत्वपूर्ण ऋण, बेरोजगारी, ब्रेकअप, तलाक, बेकार पारिवारिक जीवन, है ना, ये कारक है जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जो हाँ जी, तो पिछला आघात जैसे कि हमें कोई ट्रॉमा है, कोई ऐसा कुछ ऐसा काफी समय पहले ऐसा हो गया जो हमारे दिमाग से नहीं निकल पा रहा, किसी अपने का चले जाना, या हमें कुछ ऐसा ट्रॉमा लगा है कि जैसे कोई बहुत गंभीर चोट लग गई थी, उससे हम अभी तक उभर नहीं पाए, कोई बड़ा एक्सीडेंट, या फिर किसी ने हमारे साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर दिया जो से हम अपने मन से नहीं निकाल पा रहे, या हमारी उपेक्षा होती है कि हम सही है, हमें उम्मीद है कि हम अच्छा कर रहे हैं तो कोई हमें अप्रिशिएट नहीं करता, तो हमें उपेक्षित भी ना करे, नजरअंदाज भी ना करे, पर ऐसा होता है तो ये हमारे मन को विचलित कर देते हैं, हमें टेंशन देते हैं। दीर्घकालिक और गंभीर तनाव की बहुत ज्यादा टाइम से कोई बात की टेंशन हमें लगी हुई है, हमारा वो काम नहीं हो रहा, या हमें कोई काम हमारे अनुसार नहीं हो रहा, या हमारा काम ही नहीं हो रहा, या हमारी किसी से नहीं बन पा रही परिवार में, रिश्तेदारी में, तो वो भी एक मानसिक स्वास्थ्य को हमें डिप्रेशन में डाल देता है या हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। या फिर सामाजिक अलगाव, कि समाज से हम अलग थलग हो गए, कुछ ऐसा हो जाना, पहले होता कभी परिवार से अलग हो गए हैं, परिवार से अलग कर दिए गए हैं। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? नहीं मैम। हाँ, तो ये भी इसका 10 मिनट पहले क्लास छोड़ देना। हाँ ठीक है, अच्छा तो फिर 10 मिनट तो हो गए हैं, तो छोड़ दिया है? यस मैम। ओके चलिए ठीक है मैम। नेक्स्ट टॉपिक ना मानसिक स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है, ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो इसको क्लियर करने की मुझे पूजा में जाना है। ओके चलिए ठीक है। ओके, जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा। कांति जी आप ऑनलाइन हैं? मुझे तो पूछना पड़ता है। जी मैम, मैं ऑनलाइन हूँ। तो ऑनलाइन है तो आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। कुछ ऐसा जो आपको समझ नहीं आया हो जो आज हमने पढ़ा है? मैम मैं बाहर हूँ इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ ठीक है, ओके ठीक है, चलिए ठीक है, अब क्लास को हम ऑफ करते हैं इस टाइम। जी मैम जी। शुक्ला सर क्लास को ऑफ कर दें। जी मैम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।